नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा। आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला खटाखट अंदाज में। शनिवार को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक खत्म हो जाने के बाद केसी त्यागी ने कहा कि दिल्ली में 31 जुलाई को जिन एजेंडों पर बातचीत हुई थी उस पर सहमति बनी है और उसी एजेंडे पर राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मुहर लगेगी। उन्होंने कहा कि देश स्तर के कई मुद्दों पर आज चर्चा हुई है। आरजेडी में घमासान जारी है। जगदानंद की मौजूदगी में तेज प्रताप आरजेडी कार्यालय पहुंच गए। हालांकि बाद में जगदानंद सिंह आरजेडी कार्यालय से निकल गए। जब उनसे तेज प्रताप पर सवाल पूछा गया तो पत्रकारों पर ही झल्ला गए। वहीं तेज प्रताप से जब ये पूछा गया कि उनकी जगदानंद से मुलाकात हुई या नहीं, उस पर उन्होंने कहा कि भतीजा समझकर उन्हें हमारे चेंबर में खुद आने चाहिए था। आरजेडी में घमासान जारी है। जगदानंद की मौजूदगी में तेज प्रताप आरजेडी दफ्तर पहुंचे और वहां पर पहुंचने के बाद जगदानंद सिंह आरजेडी कार्यालय से बाहर निकलते नजर आए। जब उनसे तेज प्रताप के बारे में पूछा गया तो पत्रकारों पर ही गुस्सा उठे। वहीं तेज प्रताप से जब ये पूछा गया कि जगदानंद सिंह से उनकी मुलाकात हुई या नहीं, इस पर उन्होंने ये जवाब दिया कि भतीजा समझकर उन्हें हमारे चेंबर में खुद आकर मिलना चाहिए था। पटना मुगलसराय रेलखंड के आरा रेलवे स्टेशन के पूर्वी गुमटी पर 57 करोड़ की लागत से बने रेलवे ओवरब्रिज का केंद्रीय सड़क एवं भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने विधिवत उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में जहां केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सह आरा के सांसद आरके सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। वहीं इस उद्घाटन समारोह के मुख्य मंच पर लगे होर्डिंग में मुख्यमंत्री की तस्वीर गायब होने को लेकर जिले में घमासान छिड़ गया और जनता दल यूनाइटेड जिला इकाई ने इससे दुर्भावना से ग्रसित होकर सरकारी कार्यक्रम को एक पार्टी विशेष का कार्यक्रम बनाने का आरोप लगाया। एक तरफ नितिन गडकरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जिले के जेडीयू कार्यकर्ता कार्यक्रम स्थल के बाहर नीतीश कुमार जिंदाबाद और भाजपा मुर्दाबाद के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला दहन कर इस कार्यक्रम का विरोध किया। इस बैनर को फाड़कर आग के हवाले कर दिया। होर्डिंग पर मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं लगाए जाने को लेकर दिन भर जिले में हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और उद्घाटन के समय जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर इसका विरोध किया। वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के रीजनल आउटरीच ब्यूरो की ओर से आरा के महंत महादेवानंद महिला महाविद्यालय में 3 दिवसीय आजादी का अमृत महोत्सव विशेष कार्यक्रम और फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव आजादी का महत्वपूर्ण दिवस है। हम लोगों को हमेशा सोचना चाहिए कि हमें आजादी कैसे मिली, हमें किन लोगों ने आजादी दिलाई, इन बातों का ख्याल हमेशा रखना चाहिए। वहीं भारत सरकार के डीजीबीओसी सत्येंद्र प्रकाश ने भोजपुरी भाषा में अपनी बातों को रखा। उन्होंने कहा कि ये धरती वीर कुंवर सिंह की धरती है। ये कार्यक्रम पूरे साल चलेगा। इतना ही नहीं, इसके साथ 75 विशेष कार्यक्रम और 1000 से ज्यादा लोक कार्यक्रम पूरे देश में हो रहे हैं। और जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल द्वारा बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर डिप्टी सीएम ने कहा कि मैं इस विषय पर कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। बिहार के लोगों में मैं बहुत पहले से काफी प्यार करता हूं और गोपाल मंडल एनडीए के माननीय विधायक हो या कोई और, मैं सभी का सम्मान करता हूं। बिहार में अब जनता दरबार को लेकर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल एनडीए की तीनों पार्टियां जनता दरबार लगा रही हैं, जिसमें मंत्री लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। इस बीच बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू ने विपक्ष को भी जनता दरबार लगाने की चुनौती दे डाली, जिसके बाद कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि जनता दरबार में भीड़ नहीं जुट रही, क्योंकि बिहार की जनता समझ चुकी है, इनसे मिलकर फरियाद लगाने का कोई फायदा नहीं। दिल्ली के ताज होटल में 2 दिवसीय झारखंड इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 का लोकार्पण किया। मौके पर झारखंड सरकार के कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे।
इस समारोह में देश के बड़े औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत वस्त्र एवं परिधान, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट एवं इलेक्ट्रॉनिक वाहन, एग्रो फूड एवं मीट प्रोसेसिंग, फार्मा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं निर्माण उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र को शामिल किया गया। इसके अलावा पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, स्टार्टअप, अक्षय ऊर्जा, IT एवं ITES, तकनीकी एवं शिक्षण संस्थान प्राथमिकता वाले क्षेत्र में भी शामिल किए गए हैं। निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत 5 लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 1 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य है। एक प्रमुख भारतीय सीमेंट कंपनी और डालमिया भारत लिमिटेड की सहायक इकाई डालमिया सीमेंट लिमिटेड ने झारखंड सरकार के साथ 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते राज्य में 758 करोड़ रुपए के निवेश से संबंधित हैं। डालमिया सीमेंट झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बोकारो में अपनी निर्माण इकाई में 500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। डिबोन्ड लिंकिंग के माध्यम से 3.7 मिलियन टन की अपनी मौजूदा क्षमता का विस्तार करने के अलावा कंपनी बोकारो में समग्र सीमेंट निर्माण क्षमता को 6.3 MTPA तक ले जाने के लिए एक नई ग्राइंडिंग इकाई स्थापित करने की योजना बना रही है। कंपनी सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए 250 करोड़ रुपए का एक निवेश करेगी। इसके अलावा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष राजेश ठाकुर शनिवार की दोपहर करीब 1:45 बजे नई दिल्ली से रांची एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। उनके साथ सभी 4 कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा, बंधु तिर्की, जलेश्वर महतो, शहजादा अनवर भी आए। एयरपोर्ट पर मंत्री बादल पत्रलेख ने इन नेताओं की अगुवाई की। सबको फूल देकर स्वागत किया गया। स्वागत करने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या इतनी अधिक थी कि एयरपोर्ट पर काफी लंबा जाम लग गया। हवाई अड्डे से लेकर कांग्रेस भवन तक उनके स्वागत की पुरजोर तैयारी की गई। हवाई अड्डे से वे बिरसा चौक, अरगोड़ा चौक, गाड़ी खाना होते हुए मोरहाबादी बापू वाटिका गए। वहां उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद कचहरी चौक से होते हुए वे कांग्रेस भवन पहुंचे और स्वागत समारोह में शिरकत की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार राजेश ठाकुर बोकारो पहुंचे, जहां उन्होंने नया मोड़ बिरसा चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उनके साथ कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर उनका स्वागत किया। बाद में राजेश ठाकुर अपनी कोऑपरेटिव कॉलोनी स्थित घर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पिता से आशीर्वाद लिया। मीडिया से बात करते हुए देश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि कोरोना काल में जो भाजपा नेता घर से बाहर नहीं निकलते थे, आज वो ही नेता गाइडलाइन उल्लंघन करने की बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का उत्साह कोरोना और विपक्ष को भी समाप्त करने का काम करेगा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अपने प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने विधायक सरयू राय पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सरयू राय जी पढ़े लिखे हैं, सोच समझकर बोलना चाहिए। बाबूलाल मरांडी जी को बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया जाता है तो कौन उनको रोकता है? ये पार्टी की बात है, पार्टी में कोई भी पद दिया जा सकता है। रांची के ओरमांझी स्थित भगवान बिरसा जैविक उद्यान का अवलोकन करते हुए राज्यपाल ने भ्रमण किया। उन्होंने इस जैविक उद्यान को पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाने की बात कही। रमेश बैस ने कहा कि इस प्रकार के उद्यान बच्चों के लिए विभिन्न जानवरों की प्रजातियों के ज्ञान वर्धन की दिशा में बेहतर माध्यम है। दुमका के जरमुंडी बीआरसी में गड़बड़ी की जांच करने पहुंचे गठित टीम पर प्रखंड प्रमुख पिंकी सोरेन ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि शिकायत के 1 साल बाद जांच से ही साफ हो जाता है कि अधिकारियों को गलती सुधारने के लिए 1 साल का समय दिया गया। दरअसल 1 साल पहले प्रखंड प्रमुख ने बीआरसी में गड़बड़ी की शिकायत सांसद सुनील सोरेन से की थी, लेकिन जांच के लिए 1 साल बाद टीम को भेजा गया।
रांची में बेड़ो के मांडर में नाबालिग के साथ 7 नाबालिगों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मामले में 4 नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि 3 फरार बताए जा रहे हैं। घटना गुरुवार देर रात की है, लेकिन मामला प्रकाश में तब आया जब पीड़िता ने पुलिस को दिए आवेदन में कहा कि एक परिचित दोस्त ने उसे फोन कर बुलाया और वहां से उसे वो घुमाने की बात कहकर बाइक पर बिठाकर सुनसान जगह पर ले गया, जहां पहले से उसके 6 दोस्त मौजूद थे। बाद में सभी ने बारी बारी से दुष्कर्म किया। सभी नाबालिगों ने उसकी एक सहेली के घर उसे निकट छोड़ दिया। बोकारो में थर्मल थाना क्षेत्र की जारंगडीह रेलवे साइडिंग से लगातार कोयले की अवैध तस्करी हो रही है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी 3 थानों की पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। कोयला की तस्करी पीटरवार थाना क्षेत्र की खेतकों के रास्ते और गांधीनगर थाना क्षेत्र के जरीडी बस्ती के रास्ते चलकरी होते हुए विभिन्न मंडियों तक की जा रही है। तीनों थाना पुलिस की मूक दर्शक की भूमिका की वजह से तस्करों का मनोबल बढ़ा हुआ है। मौजूदा वक्त में स्थिति ये है कि इसमें नवयुवकों की टोली भी शामिल हो गई है, जो हाईटेक तरीके यानी कि साइकिल छोड़ बाइक से कोयला तस्करी कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अवैध कोयला तस्करी के बदले एक बाइक सवार 2500 रुपए महीने पुलिस को देती है। बोकारो के बेरमो में सीसीएल ढोरी क्षेत्र के अमलो परियोजना में सुरक्षा को ताक पर रखकर हैवी ब्लास्टिंग की गई, जिसकी वजह से अमलो बस्ती बांधटोला में कई घरों के शीशे टूट गए। घर के बाहर बैठे कई लोग जख्मी होने से बच गए। ब्लास्टिंग से गुस्साए लोगों ने ब्लास्टिंग स्थल पर पहुंचकर कर्मचारियों के साथ मारपीट की। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिना सूचना दिए ही नियमों को ताक पर रखकर हैवी ब्लास्टिंग से कई घरों में दरार पड़ गई है। घर के बाहर बैठे लोग बाल बाल बच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। सीधे पहले उनका रुख करते हैं कि जब भी स्वच्छ भारत अभियान की बात आती है तो इंदौर का नाम आता ही आता है, क्योंकि इंदौर ने स्वच्छता के संबंध में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और इंदौर के नागरिक इसके अभिनंदन के अधिकारी भी हैं। हमारा ये इंदौर कई वर्षों से स्वच्छ भारत रैंकिंग में पहले नंबर पर बना हुआ है। अब इंदौर के लोग स्वच्छ भारत के इस रैंकिंग से संतोष पाकर के बैठना नहीं चाहते हैं, वे आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। और उन्होंने क्या मन में ठान ली है, उन्होंने वाटर प्लस सिटी बनाए रखने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। वाटर प्लस सिटी यानी ऐसा शहर जहां बिना ट्रीटमेंट के कोई भी सीवेज किसी सार्वजनिक जल स्रोत में नहीं डाला जाता। यहाँ के नागरिकों ने खुद आगे आकर अपनी नालियों को सीवर लाइन से जोड़ा है, स्वच्छता अभियान भी चलाया है और इस वजह से सरस्वती और कान नदियों में गिरने वाला गंदा पानी भी काफी कम हुआ है और सुधार नजर आ रहा है। आज जब हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो हमें याद रखना है कि स्वच्छ भारत अभियान के संकल्प को हमें कभी भी मंद नहीं पड़ने देना है। हमारे देश में जितने ज्यादा शहर वाटर प्लस सिटी होंगे उतना ही स्वच्छता भी बढ़ेगी, हमारी नदियां भी साफ होगी और पानी बचाने की एक मानवीय जिम्मेवारी निभाने के संस्कार भी होंगे। साथियों, मेरे सामने एक उदाहरण बिहार के मधुबनी से आया है। मधुबनी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय और वहां के स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र ने मिलकर के एक अच्छा प्रयास किया है। इसका लाभ किसानों को तो हो ही रहा है, इससे स्वच्छ भारत अभियान को भी नई ताकत मिल रही है। विश्वविद्यालय की इस पहल का नाम है सुखेत मॉडल। सुखेत मॉडल का मकसद है गांवों में प्रदूषण को कम करना। इस मॉडल के तहत गांव के किसानों से गोबर और खेतों घरों से निकलने वाला अन्य कचरा इकट्ठा किया जाता है और बदले में गांव वालों को रसोई गैस सिलेंडर के लिए पैसे दिए जाते हैं। जो कचरा गांव से एकत्रित होता है उसके निपटारे के लिए वर्मी कंपोस्ट बनाने का भी काम किया जा रहा है। यानी सुखेत मॉडल के 4 लाभ तो
सीधे सीधे नजर आते हैं। एक तो गांव को प्रदूषण से मुक्ति, दूसरा गांव को गंदगी से मुक्ति, तीसरा गांव वालों को रसोई गैस सिलेंडर के लिए पैसे, और चौथा गांव के किसानों को जैविक खाद। आप सोचिए, इस तरह के प्रयास हमारे गांवों की शक्ति कितनी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। यही तो आत्मनिर्भरता का विषय है। मैं देश की प्रत्येक पंचायत से कहूंगा कि ऐसा कुछ करने का वो भी अपने यहां जरूर सोचें। और साथियों, जब हम एक लक्ष्य लेकर निकल पड़ते हैं ना, तो नतीजे का मिलना निश्चित होता है। आप देखिए ना, हमारे तमिलनाडु में शिवगंगा जिले की कांजीरंगाल पंचायत, देखिए इस छोटी सी पंचायत ने क्या किया। यहां पर आपको वेस्ट से वेल्थ का एक और मॉडल देखने को मिलेगा। यहां ग्राम पंचायत ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर कचरे से बिजली बनाने का एक लोकल प्रोजेक्ट अपने गांव में लगा दिया है। पूरे गांव से कचरा इकट्ठा होता है, उससे बिजली बनती है और बचे हुए प्रोडक्ट्स को कीटनाशक के रूप में बेच भी दिया जाता है। गांव के इस पावर प्लांट की क्षमता प्रतिदिन 2 टन कचरे के निस्तारण की है। इससे बनने वाली बिजली गांव की स्ट्रीट लाइट्स और दूसरी जरूरतों में उपयोग हो रही है। इससे पंचायत का पैसा तो बच ही रहा है, वो पैसा दूसरे विकास के कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब मुझे बताइए, तमिलनाडु के शिवगंगा जिले की एक छोटी सी पंचायत हम सभी देशवासियों को कुछ करने की प्रेरणा देती है कि नहीं देती है? कमाल ही किया है ना उन्होंने। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात अब भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं रही है। दुनिया के अलग अलग कोने में भी मन की बात की चर्चा होती है, और विदेशों में रहने वाले हमारे भारतीय समुदाय के लोग हैं, वे भी मुझे बहुत सी नई नई जानकारियां देते रहते हैं। और मुझे भी कभी कभी मन की बात में विदेशों में जो अनोखे कार्यक्रम चलते हैं उसकी बातें आपके साथ शेयर करना अच्छा लगता है। आज भी मैं आपका कुछ ऐसे लोगों से परिचय कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ऑडियो सुनाना चाहता हूं। थोड़ा गौर से सुनिएगा। रेडियो यूनिटी 90 FM, रेडियो यूनिटी 90 FM। नमो नमः सर्वेभ्यः। मम नाम गंगा। भवन्तु शृण्वन्तु रेडियो यूनिटी 90 FM, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अहम् एकता मूर्तेयाः मार्गदर्शिका एवं रेडियो यूनिटी माध्यमे आर्जे अस्मि। अद्य संस्कृत दिनम् अस्ति। सर्वेभ्यः बहवः शुभकामनाः अस्ति। सरदार वल्लभभाई पटेल महोदयस्य लौहपुरुषः इति उच्यते। 13विंशतिसहस्रतमे वर्षे लौहसंग्रहस्य अभियानं प्रारब्धम्। 34 टन् परिमितं लौहस्य गलनं कृतम्। झारखण्डस्य एकः कृषकः मृद्गरस्य दानं कृतवान्। भवन्तु शृण्वन्तु रेडियो यूनिटी 90 FM, एक भारत श्रेष्ठ भारत। रेडियो यूनिटी 90 FM, रेडियो यूनिटी 90 FM। साथियों, भाषा तो आप समझ गए होंगे। ये रेडियो पर संस्कृत में बात की जा रही है, और जो बात कर रही हैं वो है आरजे गंगा। आरजे गंगा गुजरात के रेडियो जॉकीज के ग्रुप की एक सदस्य हैं। उनके और भी साथी हैं, जैसे आरजे नीलम, आरजे गुरु और आरजे हेतल। ये सभी लोग मिलकर गुजरात में केवड़िया में इस समय संस्कृत भाषा का मान बढ़ाने में जुटे हुए हैं। और आपको मालूम है ना, ये केवड़िया वही है जहां दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू, हमारे देश का गौरव, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जहां पर है, उस केवड़िया की मैं बात कर रहा हूं। और ये सब ऐसे रेडियो जॉकीज हैं जो एक साथ कई भूमिकाएं निभाते हैं। एक गाइड के रूप में भी अपनी सेवा देते हैं, और साथ साथ कम्युनिटी रेडियो इनिशिएटिव रेडियो यूनिटी 90 FM उसका संचालन भी करते हैं। ये आरजे अपने श्रोताओं से संस्कृत भाषा में बात करते हैं, उन्हें संस्कृत में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। साथियों, हमारे यहाँ संस्कृत के बारे में कहा गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र,
सरसम सरलम वचः एकता मूलकम राष्ट्रे ज्ञान विज्ञान पोषकम। अर्थात हमारी संस्कृत भाषा सरस भी है, सरल भी है। संस्कृत अपने विचारों, अपने साहित्य के माध्यम से ये ज्ञान विज्ञान और राष्ट्र की एकता का भी पोषण करती है, उसे मजबूत करती है। संस्कृत साहित्य में मानवता और ज्ञान का ऐसा ही दिव्य दर्शन है जो किसी को भी आकर्षित कर सकता है। हाल ही में मुझे कई ऐसे लोगों के बारे में जानने को मिला जो विदेशों में संस्कृत पढ़ाने का प्रेरक कार्य कर रहे हैं। ऐसे एक व्यक्ति हैं श्रीमान रटगर कॉर्टेनहॉर्स्ट, जो आयरलैंड में संस्कृत के जाने माने विद्वान और शिक्षक हैं और वहां के बच्चों को संस्कृत पढ़ाते हैं। इधर हमारे यहाँ पूरब में भारत और थाईलैंड के बीच सांस्कृतिक संबंधों की मजबूती में संस्कृत भाषा की भी एक अहम भूमिका है। डॉक्टर चिरापत प्रपंड विद्या और डॉक्टर कुसुमा रक्षामणि, ये दोनों थाईलैंड में संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने थाई और संस्कृत भाषा में तुलनात्मक साहित्य की रचना भी की है। ऐसे ही एक प्रोफेसर हैं श्रीमान बोरिस जाखरिन, रशिया में मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में ये संस्कृत पढ़ाते हैं। उन्होंने कई शोध पत्र और पुस्तकें प्रकाशित की हैं। उन्होंने कई पुस्तकों का संस्कृत से रूसी भाषा में अनुवाद भी किया है। इसी तरह सिडनी संस्कृत स्कूल ऑस्ट्रेलिया के उन प्रमुख संस्थानों में से एक है जहां विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती है। ये स्कूल बच्चों के लिए संस्कृत ग्रामर कैंप, संस्कृत नाटक और संस्कृत दिवस जैसे कार्यक्रमों का भी आयोजन करते हैं। साथियों, हाल के दिनों में जो प्रयास हुए हैं उनसे संस्कृत को लेकर एक नई जागरूकता आई है। अब समय है कि इस दिशा में हम अपने प्रयास और बढ़ाएं। हमारी विरासत को संजोना, उसको संभालना, नई पीढ़ी को देना, ये हम सबका कर्तव्य। संबोधन स्वच्छता अभियान को लेकर उन्होंने एक बार फिर से चर्चा की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।